हाय हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छा हूँ यार। हाँ देवराज कर आ रहे हैं। यहीं से शुरू करेंगे, यहीं लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे एकदम। हाँ तुषार बोलो। सर, हाँ तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बता देना एक बार फिर से। वहीं से शुरू करेंगे बेटा। ओके सर। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। अभी कितनी देर और इंतजार करें? 1 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है। गुड इवनिंग यार। अमित लाएंगे लाएंगे दिखाएंगे। हाँ हर्षित, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है। ओके आदि बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। देवराज, पढ़ लिया था मैंने तुम्हारा मैसेज, हाँ वही कराएंगे आज। चलिए बोलो देवराज। सर मैं कह रहा था, सर आप कह रहे थे ना कि एक दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। तो सर एनसीईआरटी में तो 7 एक्सरसाइज है, इसमें बहुत भी तो बहुत कुछ रहता है। वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है लड़के, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की नहीं है। तो सर वो कब कराएंगे हम? इस चैप्टर के अगला चैप्टर वही होता है। अच्छा, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी ने थोड़ी बेवकूफी की हुई है। उन्होंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी को बहुत कम दिया हुआ है, एक ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हाँ, तो और उसमें ही घुसा रखा है। और जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है उसकी 6-7 एक्सरसाइज बना दी है। ओके और सर, ठीक जेई है। में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिमिट वाला बहुत बड़ा सेक्शन है और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सेक्शन अच्छा, ठीक है सर। है। इसलिए अगला ओके चैप्टर सर। वही होगा, है ना? ओके सर, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं यार एक बार। अदिति, मैक्सिमम मिनिमा बेटा अभी नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा थोड़ा छोड़ के। ठीक है, तो उस पर बहुत डिटेल में बात होनी है। एक दिन का चैप्टर नहीं है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब आप ये समझो कैलकुलस में तो सबसे बड़ा चैप्टर वही है। नहीं नहीं खत्म नहीं, चलो भाई। अब बस बहुत हो गई बातें, अब मैं नहीं दे रहा कोई जवाब। एक बार पहले मेरे को पढ़ाने दो। यही करने के लिए क्लास पूरी खत्म हो जाती है इसी में। चलो यार, तो सामने देखो सब लोग। अभी देंगे जवाब आपकी बातों का। सामने देखो सब लोग यार, हम लोगों ने मैं बोला था पार्शियल डिफरेंशिएशन एक कॉन्सेप्ट होता है यार। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये सिंबल बनाया जाता है y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ऐसा लिखा हुआ है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ठीक है, मतलब y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया तो y के अलावा जितनी भी टर्म है सब कांस्टेंट कंसीडर कर ली जाएंगी। जैसे अगर मुझसे बोला x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, मेरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 3xy प्लस 40, ऐसा दिया गया। तो जहां जहां x है केवल उसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब 0। इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -3y, 40 का डिफरेंशिएशन 0। ये आपके पास 2x -3y इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाया, सामने देखो यही पढ़ा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ईश्वर पार्शियल ही चल रहा है। ठीक है, चलिए 3y भी आएगा यार, क्योंकि y कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, 3 भी कांस्टेंट, तो 3y आएगा उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। पार्शियल में ये भी देख लो यार, अगर बाई चांस पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया गया है आपको,
और यहां बोला गया है x के रिस्पेक्ट में, तो f ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे f डैश x प्लस वाई, x का 1 डिफरेंशिएशन, y का 0। इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में अगर f x कॉमा y का करेंगे तो f का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस वाई, x का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1। इस तरीके से चलता है यार, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं यार, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया गया है, मुझे f0 मिला है, मुझे fx कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो f डैश x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे अब इसके साथ में क्या क्या होना चाहिए था, x का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से 1, y का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा, लेफ्ट में हो गया, अब राइट में जाएंगे। x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो आ जाएगा f डैश x, अंदर वाले x का डिफरेंशिएशन 1, y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इसका fy का डिफरेंशिएशन है 0, मतलब आपके पास f डैश x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा, f डैश x आया हुआ है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है यार, ठीक है, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इसका सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है। देखो मेरे पास यहां पे कितना आया हुआ है, f डैश 0, वो 2 के बराबर दे रखा है, आप इसका यूज, तो कैसे यूज करेंगे यार, आप x की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और y की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ताकि आप इसका यूज कर पाए f डैश 0 का। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू को हम लोग डाल रहे हैं बेटा कितना, यहां पे 0, तो यहां भी डलेगा, यहां भी 0 डलेगा, और y की वैल्यू को डाल दिया हम लोगों ने x, तो ये x की वैल्यू को 0 डाल दिया, y की वैल्यू को डाल दिया x, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, f डैश x, यहां पे चला गया 0, y की जगह गया x इज इक्वल्स टू f डैश 0 इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल्स टू f डैश 0, और f डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, 2, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार चीजें, फिर से सुन लो एक बार चीजें बेटा, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, f डैश 0 आपके पास 2 दे रखा है, तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x प्लस वाई, इसका हुआ f डैश x प्लस वाई, x का हो जाएगा 1, y का 0, इज इक्वल्स टू एफ एक्स का हो जाएगा f डैश x का हो जाएगा 1, और f y का हो जाएगा 0, ठीक है। तो f डैश x प्लस वाई यहां से आया और f x आया यहां से। अब बेटा आपको इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना होता है ना, ताकि जो ये इनिशियल कंडीशन दी हुई हो ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन आप लोग कर सके। ऐसे आप लोगों को क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x की जगह आ गया 0, y की जगह आ गया x, या x की जगह आ गया 0, ठीक है। तो f डैश x इज इक्वल्स टू, ये f डैश 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहां तक सब लोगों को समझ में आना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप डाउट पूछिए, नहीं आ रही है तो चैट में यस और डन लिखो। वर्धन बोलो। सर y को तो सर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ तो सर ऐसा कुछ भी सब्स्टिट्यूट, सबकी वैल्यू 2 ही आती रहेगी। तो उससे तुम्हारा एफ एक्स आंसर कैसे आएगा? मतलब सर जो हमें निकालना है हम वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ पवन खुद से 0 सब्स्टिट्यूट किया है, ताकि हम इस इनिशियल कंडीशन का यूज भी कर पाए और एफ एक्स भी कैलकुलेट कर पाए। y इज इक्वल टू 0 रखने से पता है क्या गड़बड़ होगी? देखो अगर आप y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो f डैश x इज इक्वल टू f डैश x आ जाएगा। LHL और RHL बराबर, LHS और RHS बराबर होंगे, उससे आप प्रूव नहीं कर पाओगे, मतलब fx नहीं निकाल पाओगे।
अभी एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ईश्वर बोलो। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया तो यहाँ एक्स किया है नहीं y किया तो यहाँ पे हमने तो भी सेम ही जगह पहुंचोगे आप। हाँ तो उसके अंदर ये आ रहा होगा, इधर राइट साइड में y आ रहा होगा, एफ डैश वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई। ओके फिर सर वहाँ पे वहां पे तुम y इक्वल टू 0 डालना y पड़ेगा। इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। ठीक है सर। पूछो देवराज। सर क्वेश्चन में एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछी है एफ एक्स की? एफ एक्स की। तो सर ये आपने एफ डैश एक्स की निकाली है, तो क्या आगे नहीं करवाएंगे या बीच में छोड़ देंगे? अच्छा अभी तो मैंने ओके इस स्टेप तक पूछा है तुमसे। ओके सर। तुष्टि। सर इसमें सर आपने x इक्वल टू 0 से लेट किया है। आवाज नहीं आ रही लड़की, जोर से बोलो। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, बताओ। सर आपने सर x इक्वल टू 0 किया है और हाँ सर y इक्वल टू सर x किया है, तो सर y इक्वल टू भी तो सर 0 हो जाएगा ना? y इज इक्वल्स टू क्या है? 0 नहीं लड़की, ये तो तो zero। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है बेटा। ये सब्स्टिट्यूशन होता है, x की वैल्यू यहाँ जो है ना उसको रिप्लेस करेगा, y की वैल्यू इस वाले को रिप्लेस करेगा। ऐसा नहीं है x 0 तो y भी 0 हो गया लड़की, ये कोई इक्वेशन बराबर नहीं किया है मैंने, ठीक है? ये तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, है ना? कल को हो सकता है मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूं, y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देता। समझी? ओके सर, ओके थैंक यू। याना। सर पता कैसे चलता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करना है कब नहीं करना? ऐसे क्वेश्चन में जहां फंक्शन निकालना है वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है। ठीक है सर। अभिषेक। सर एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं? हमें देखो एफ एक्स चाहिए तो मुझे हमेशा एफ डैश एक्स बनाना होता है, तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम ऐसा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके। हाँ दिवांशु आता है। चलिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया बेटा। अब एफ डैश एक्स का मतलब ये बोथ साइड आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, बोथ साइड हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो एफ डैश एक्स डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन उसको हटा देगा, आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 तो कांस्टेंट है, डीएक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो अभी इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने जो छोटा मोटा टूल्स में और उसमें इंटीग्रेशन सीखा होता है ना, वो काम आता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया, लेकिन इंटीग्रेशन भी इसमें काम में आएगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं ना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है वहां पे। ये हमें भी सिखाएंगे, यश अभी सिखाएंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है? नहीं नहीं, 0 नहीं होता, उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। हाँ तुषार बताओ। सर सर सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी सब वैल्यू 0 हो सकती है? 0 हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं होगी। अभी लिखूंगा मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको, ठीक है? देखो भाई सुन लो, जिसको सी से दिक्कत हो रही है, ये सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमेशा आएगा ही आएगा आपके इंटीग्रेशन के साथ। जैसे आपने इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड में किया तो इधर भी कोई कांस्टेंट आया होगा, इधर भी कोई कांस्टेंट आया होगा। इसको हम राइट साइड में ले जाके सिंगल कांस्टेंट से लिख देते हैं। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आएगा ही आएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। पता नहीं है, तबीयत सही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि यहां से स्टेप इंपॉर्टेंट है। बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन किया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा,
2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी हो जाएगा, सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बिल्कुल तुष्टि, हमेशा आता है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, हर केस में 0 नहीं होती भाई, कभी कभी किसी किसी केस में हो जाती है। बिल्कुल, अगर ये इंटीग्रेशन बाद में समझाएंगे फाइनाइट रहेगा तब, मतलब फाइनाइट का मेरा मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक चैप्टर आएगा आपका, उसमें ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हटेगा, अदरवाइज तब तक ये चलता रहेगा। बताओ यश। तो इस केस में तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। लड़के डिफरेंशिएशन करोगे ना, हाँ, तो 2x का 2 हटेगा होगा। ये, उससे पहले नहीं हटेगा ये। क्या है, दोबारा बोले। मैं ये बोल रहा हूं जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तभी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। मैं समझाऊंगा इंटीग्रेशन में जाके चैप्टर में, अभी के लिए तो आपको इस पे मेरे पे ट्रस्ट करके मानना पड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, ओके। हाँ राघव, इसकी वैल्यू पता चलती। देखो यार, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। तो आप टेंशन मत लो, अभी के लिए जस्ट इतना फॉलो करो जितना मैं समझा रहा हूं। श्रेयस, तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की शायद, उसमें मैंने बताया था, हाँ रूल फॉलो होते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, या विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा। चलिए मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं, बिना चैट में लिखे, सब लोग ध्यान से कान खोल के सुन लो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या करवाना चाहता हूं। जब भी आपको फंक्शन निकालना होगा तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने इस फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं इसको, जो ये इक्वेशंस होती है फंक्शनल इक्वेशन होती है, तो आपने फंक्शनल इक्वेशन यूज किया, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया फंक्शनल इक्वेशन का, उसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन किए एक्स और वाई के, वहां से आपका एफ डैश एक्स आया 2 के बराबर। अब मैं करूंगा बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा एफ एक्स, 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x प्लस सी, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे चलता है, ठीक है। अब मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे, मेरे पास एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है यार, कितनी दे रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो आप x की जगह भी 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए और y की जगह भी 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 f0, ये भी हो गया f0, तो ये हो गया f0 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ f0, इसको इधर भेजेंगे तो f0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ f0 माइनस 1 टाइम ऑफ f0 इज इक्वल्स टू 0, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में 0। तो f0 कितना आ रहा है 0। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे यार, इक्वेशन कितनी आई थी आपकी, fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी, x की वैल्यू को डाला 0, तो 2 इंटू 0 प्लस सी, f0 की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0। अब आप पूछोगे सर हर केस में ऐसा आएगा क्या, 0 आएगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, हर केस में 0 नहीं आएगा, किसी केस में कोई वैल्यू देगा, किसी केस में कोई वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आपका निकल के आया उसमें c की वैल्यू थी 0, तो जो ओरिजिनल फंक्शन आया ना आपका वो कितना रहेगा, fx इज इक्वल्स टू 2x। फिर से सुन लो, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली जाती है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू fx प्लस fy, x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 0 डाल दो, तो बोथ साइड सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। f0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f0, तो f0 की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको मैं इसके अंदर उठा के डाल दूंगा x की जगह, तो आंसर आ जाएगा f0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो c की वैल्यू को 0 यहां डाल दो, ये आंसर आ गया। फटाफट नोट कर लीजिए,
हाँ ईश्वर बोलो। सर जो x और y है वो हमेशा जीरो ही लेंगे क्या? नहीं c को बेटा, वो फाइंड करने के लिए। कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तुमको f डैश 0 और f1 भी मिला होता, तो तुम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 डाल सकते थे। वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा। अभी एक दो क्वेश्चन आप करोगे तब समझ में आएगा। हाँ, ठीक है सर। तो इस बार जीरो क्यों लिया वो एक बार बता दीजिए। इस बार 0 इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास और कोई था ही नहीं, है ना। मतलब मेरे को इनिशियल कंडीशन के तौर पे उसने सिर्फ f डैश 0 दिया हुआ था और कुछ दिया ही नहीं हुआ था, तो मैंने अपनी तरफ से 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया और चेक कर लिया। अच्छा ओके सर, थैंक यू। आदि पूछो। सर इसमें आंसर 2x प्लस c है, 2x है। 2x है। तो सर ये कैसे है बताना एक बार, फिर से समझ नहीं आया सर ये बताया तो यहाँ तक 2x प्लस c तक आ गया। हाँ ये तो आ गया। तो बस x की वैल्यू को 0 डाल दिया इस फंक्शनल इक्वेशन में जो शुरू में थी ना, x की और y की दोनों की वैल्यू 0 कर दी। सर ये 0 0 कैसे सर, मतलब सब पता कैसे चला, 0 ही डालनी है कुछ वैल्यू? पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिस से आएगा ये। सर ये फिर समझ नहीं आया सर, आपने सर कैसे डाल दी 0 0 ऐसे? अरे यार एक बात बताओ, समझना है ही नहीं ना, इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन में देखो तुमको ये c को हटाना है तो तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा ना ये चीज है कि कौन सी चीज कहाँ डालनी चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो, अभी मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे ये c को या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है c के लिए, तो मुझे कोई इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे f1 f2 f0 f5 कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ सर। तो मैंने पहला हिट मारा 0 0 डाल के, अगर 0 0 से नहीं आ रहा होता तो मैं फिर कोई और कॉम्बिनेशन लूंगा, 0 1 लूंगा या 1 0 लूंगा। समझ गए? अच्छा सर, आप इनिशियल इक्वेशन में डाल के देखा है क्या, हिट एंड ट्रायल? इनिशियल इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल चलता है, वहां से तुमको f0 मिल जाए, f1 मिल जाए, f2 मिल जाए, कुछ भी मिल जाएगा। मान लेते f1 मिला होता तो यहाँ भी 1 डालते, यहाँ भी 1 डालते। हाँ सर। तो f1 की वैल्यू मान लेते 4 मिल गई होती, तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस c। अच्छा तो सर, c की इसमें वैल्यू इसी 4 है। में 0 डाल सकते हैं ना, फिर सर f0 की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर? देखो ना मतलब यहाँ, इस वाली तुम में कहाँ थे डालते जब मैं ये समझा रहा था? सर समझ नहीं आ रहा था सर, एक बार फिर बता दो। तो ये f0 आया, ये f0 प्लस f0 2f0, f0 को उठा के उधर लेके चले गए, तो 2f0 अच्छा माइनस सर, ठीक है f0 इज ठीक है इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है। यश, तुम्हारा हर केस में c की वैल्यू 0 कहना गलत है। c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है लड़के, ऐसा नहीं है। ये इस केस में आ रही, इवेंचुअली आ गया। बताओ। सर मैंने इसी में बोला था आपको, मैसेज करा था। नहीं, जीरो क्या आया, तुमने इस तरीके से कैलकुलेट किया था c? हाँ तुमने इस तरीके से कैलकुलेट किया था c? ऐसे नहीं गया, बट अपना अंदाजा कराना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं 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 नहीं, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कल को मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वहां पे f1 की वैल्यू 2 मिली हुई थी, है ना? क्या दोबारा? समझ में आया? fx मान लेते हैं तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस c आ गया और तुम्हें f1 की वैल्यू मिली हुई थी वहां पे 3, तो तुम यहाँ पे 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस c करोगे, इसकी वैल्यू है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो तुम यहाँ 2 डालोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तुम्हारा कहना यह था कि हर केस में 0 आएगा क्या? नहीं, मैंने उसमें स्पेशली स्पेसिफाई किया था चैट। अगर तुमने जैसे मैंने किया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किया है तो सही है, अदरवाइज बाकी अंदाजे गलत है लड़के, ठीक है? हाँ अभी करवा रहे एग्जाम्पल विधि और करवाएंगे, अभी क्वेश्चन देंगे उससे समझ में आएगा। देखो अप्रोच सीधी है तुष्टि, हमने सीधा सीधा बोला है आपसे कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, f डैश x की पोजीशन पे पहुंचो, उसको इंटीग्रेट करो, फाइनल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद में आपको फंक्शनल इक्वेशन का यूज करना है और वहां से क्या कैलकुलेट करना है, कोई इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट करनी है। वो हो सकता है f0 हो, f1 हो, f2 हो, f ऑफ -1 हो, कुछ भी हो सकता है जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। उसकी वैल्यू उठा के डालनी है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है?
आयुष नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। मृदुल F0 0 है, तो ये 2 इंटू 0 भी तो कितना हो गया? तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो यहां पे क्या लिखा है? मैंने सब चीजें कैलकुलेट तो किया, आप लोग को डाउट पता नहीं कैसे आ जाता है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो F0 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस c, तो c की वैल्यू 0 यार। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये आप इसके लिए 50 चीजें पूछते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करो भाई, सब लोग तैयार हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो तभी आपको मिस्टेक समझ में आएगी। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करो इसको। ये दे रहा हूं मैं कितना, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखो आप एडवांस के कॉन्सेप्ट से ही है, अगर आप एडवांस के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आपको अपना दिमाग थोड़ा खोलना पड़ेगा, जितना अभी तक पढ़ा है वो पढ़ के आना पड़ेगा, तभी मैं समझा पाऊंगा बेटा, वरना मैं छोड़ो दुनिया में कोई आदमी नहीं समझा पाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फंक्शनल इक्वेशन है, ये F0 लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए। हाँ आयुष कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहे हैं, इसके अगला चैप्टर आएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ दीपांशु, ये जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। आंसर आए तो बताओ। अनंत चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। जल्दी सॉल्व करो।
चलिए आंसर निकालते हैं यार इसका, अलग से ले लेते हैं इसको। कोई नहीं, बस यही कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो एक बार जितना है उतना करा देते हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या है ना, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। देखो, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो रही है, जो कि अभी अपने को 2 महीने बाद पढ़ना है चैप्टर, प्लस इसके अंदर इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। ये भी अपने को अभी तकरीबन 1-1.5 महीने बाद पढ़ना है। तो ये चीजें यूज हो रही है इसमें, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं ये समझा देता हूं, एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे कवर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट्स के तौर पे इसे रख लो। जब खत्म हो जाएगा ना ये वाला पोर्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम इस पे वापस आ जाएंगे। तब आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया। अब देखो, y का डिफरेंशिएशन तो करूंगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, और fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो f डैश कुछ भी रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर तो 0 ही आना है इसका। ठीक है, यहां से तो हो गया। अब बात करते हैं किसकी। अब मेरे पास दे क्या रखा है, f डैश 0 दे रखा है मुझे, f डैश 0 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 0 सब्सटीट्यूट करूंगा यहां पे, f डैश 0 सब्सटीट्यूट करूंगा यहां पे। लेकिन उसी के हिसाब से मुझे y को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी y चल रहा है। तो मैं x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को x सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू को 0 डाला, y की वैल्यू को x, ये आ गया x, 0 प्लस x वापस से x टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f डैश x में ये f डैश 0 हो गया, इनटू में f y के केस में ये fx आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x fx। ठीक है, तो ये f डैश x इज इक्वल्स टू f डैश 0 इंटू fx हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है f डैश 0। तो मैंने ये fx को इसके नीचे ले गया मैं f डैश x के, और f डैश 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, f डैश 0 1 के बराबर है। तो ये चीज क्या कहलाएगी बच्चे, ये जो चीज है ना, ये आपका आंसर देता है log fx बेस e, और ये वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहां पे ये आंसर आ जाएगा log fx बेस e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx कितना हो जाएगा, x प्लस c। ठीक है, तो ये fx जो है उसे हम लिख पाएंगे e की पावर x प्लस c। अब सुनना यहां पे ध्यान से क्या क्या यूज हुआ है। यहां पे पहली चीज यहां पे यूज हुई है एक प्रॉपर्टी f डैश x अपॉन fx dx, इसका आंसर आता है log fx बेस e। तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे जो यूज हुई है वो यूज हुई है log a बेस b इज इक्वल्स टू c लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल्स टू b की पावर c, ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहली ये, दूसरी ये। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी यूज हो रही हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो इसलिए सिर्फ मेरा जो मैंने कराया है आप उसे याद रखो, उसे नोट कर लो। जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाएंगे, तो ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ अक्षत, सर थर्ड स्टेप में क्या करें? थर्ड स्टेप ये वाला, x इक्वल 0
देन y इज इक्वल टू x कैसे आया? ये सब्स्टिट्यूट किया है बच्चे मैंने अपनी तरफ से ना, मुझे सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं ताकि मेरा जो एक्सप्रेशन आए ना, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया ये, उसके बाद मुझे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं ताकि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो f डैश x को कंटेन करे, f डैश 0 को कंटेन करे और x को कंटेन करे, इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए उसमें। तो इसलिए मैंने देखा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू 0 डालूंगा, ये 0 हो जाएगा, तो f0 आ गया और f डैश y और इधर fy आ गया, तो y को x डाल दो, ऐसे आया है। ओके सर। हाँ c की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ये c की वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मुझे लगा था कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको इसमें सच में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग इसे बाद में ले लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दोबारा आता है ये टॉपिक, हम तब कवर कर लेंगे, तब तक आपका सब पूरा हो चुका होगा ये, तो इस पे डाउट पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा नोट कर लीजिए इसको। सही, dx की जगह x प्लस c क्यों लिखा हमने? लड़के ये इंटीग्रेशन में आता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसका, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है x प्लस c। अच्छा, अभी हमने पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ, इसमें इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए आप इसे मत पढ़ो, अभी नोट कर लो ताकि आपके नोट्स में बन जाए ये, और जब मैं रिकॉल कराऊं तब आपको याद आ जाए कि हाँ भैया मेरे नोट्स में था ये। ठीक है सर। ठीक है, हाँ भव्या। सर इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। ओके सर। और सर ये log बेस e fx कहाँ से आया? यार ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, f डैश x अपॉन fx dx का आंसर आता है log fx बेस e। ठीक है, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे अभी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग सुनो मेरी बात, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें। देखो एडवांस क्या करता है ना, कॉम्प्लेक्स कर देता है क्वेश्चन को बस, और कुछ नहीं करता एडवांस। ठीक है, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट इधर उधर के यूज कर लेगा, आपको लगेगा पता नहीं कितना ही टफ है ये। टफ नहीं है ये, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाऊंगा आपके लिए मजाक हो जाएगा इसे करना। ठीक है भव्य। आदि सर इसमें c के लिए क्या फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा बोथ साइड? नहीं, डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। छोड़ दो अभी के लिए, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखेंगे इसे पढ़ना, उसके बाद कराएंगे। अच्छा सर ठीक है। हाँ दीपांशु, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अगला चैप्टर है, उसमें है ये। अज्जू भाई सर इसमें बता सकते हैं सी की वैल्यू कितनी आ रही है? सर इसमें बता सकते हैं सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले इस एक्सप्रेशन से। ठीक है सर, हम वो ट्राई कर लेंगे सर, आप आंसर बता देते हैं सी का। आंसर तो सीधा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यार, बस नोट कर लीजिए इसे ऐसे मान के कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पढ़ना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा आज। अच्छा नहीं, अभी एक छोटी सी चीज और है, उसको देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। 3 मिनट के हिसाब से हम क्वेश्चन लगाएंगे यार। ठीक है, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस है वो लगाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, नया हम लोग उठा लेते हैं, इसमें ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको याद करना है, अभी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन आती है ना, f of xy is equals to fx plus fy, तो उसमें fx डायरेक्ट आंसर दे देता है कितना, log x। ठीक है, अगर कहीं पे ये फंक्शनल इक्वेशन लिखी हो तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है fx is equals to k into ln x। इसी तरीके से अगर ये फंक्शनल इक्वेशन लिखी है तो उसका आंसर आता है fx is equals to x की पावर n। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन लिखी हो तो fx is equals to a की पावर kx, और ये लिखी हो तो fx is equals to kx। तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन था अपना, तो तुम फंक्शनल इक्वेशन देखते ही बोल सकते थे कि fx is equals to kx है, इनिशियल वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो, k का आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से इसके केस में भी ये फंक्शनल वैल्यू a की पावर kx है, उसमें आप
कैसे कर सकते हैं? इनिशियल कंडीशन डालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो अभी इसे कैसे अप्लाई करेंगे यार, उसको मैं सिखाऊंगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोबारा आएगा यही टॉपिक उसमें। लेकिन अभी के लिए बस आप इसको लिख लीजिए ताकि आपकी कॉपी में नोट्स के तौर पे आ जाएगी। ठीक है, सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, इसे लिख लीजिए अभी के लिए मेरे पे ट्रस्ट करके। मैं वापस पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। नहीं प्रत्युष, डेफिनेट में एक्चुअली ना इनिशियल और फाइनल वैल्यूज मिली होती है, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर 0 हो जाता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी हट जाती है, काट देते हैं एक दूसरे को। बताएंगे वो, डेफिनेट आएगा तब। नोट कर लिया तो नोटेड लिखो। के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है अमित। नोट कर लिया, नोटेड लिखो। अभी आंख बंद करके नोट कर लो आप लोग। सर हाँ दी। सर अगर इसमें एफ वाई निकालना होता तो सेम ही आंसर आता। एफ वाई निकालना होता तो सेम आंसर आता सर। हाँ, एफ वाई एफ एक्स से फर्क नहीं पड़ता ना लड़के, उसमें तो क्या है, एक्स को वाई सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है सर, ठीक है ना। आप नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने में आपको टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटेड या डन लिख दीजिए, तो मैं यार आगे बढ़ता हूं यार। प्रत्युष, आंख बंद करने का मतलब है भरोसा करके। ना ना क्वेश्चन नोट नहीं करना। हाँ दीपांशु आ रहे मेंस वाले पे आ रहे। चलिए, तो यार चैप्टर ये खत्म हो गया है मेरी तरफ से। इसमें मैंने आपको क्या क्या खत्म किया है वो देखो। जेई मेन प्लस एडवांस के सारे टॉपिक, कोई सिंगल टॉपिक नहीं है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो मैंने आपको छोड़ा है। जेई मेन प्लस एडवांस प्लस सीबीएसई, तो कोई टॉपिक नहीं है जो हमारा बचा है। आप कहीं से कुछ भी उठा लीजिए, कोई बुक उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, कोई सिंगल टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे यार। एक्सरसाइज 5.1 खत्म कीजिए, वही है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे। उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो बुक सॉल्व कीजिए। बुक मैंने बताई आरटी शर्मा ऑब्जेक्टिव या सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए, हाँ रोहित, जो पहले आंसर देगा उसका नाम लेंगे, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ऊपर कर दिया पेज। स्टार्ट करते हैं यार क्लास। आगे मॉड्यूल या ना नोट्स लिंक पे डला होता है ना, नोट्स लिंक पे डला होता है। हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर ही लोगे ना यार, उसके अंदर मॉड्यूल में ही आ जाता है वो, टेंशन मत लो। हाँ तुषार पूछो। सर हाँ तो जो नोट्स लिंक है ना, उस पे मॉड्यूल है ना डीपीपी है? लड़के उसमें टीएलपी पे तो सारे नोट्स हैं। सर असाइनमेंट में
तो नहीं है। उसको खोलो, उन्होंने थोड़ा सिस्टम बदल दिया है, लेकिन उसमें टीएलपी जो लिखा है उस पे सारे नोट्स मैं उसी पे अपलोड कर रहा हूँ आजकल। हाँ सर, नोट्स तो उसमें मिल गए सर, और एक और कॉलम है असाइनमेंट का, हाँ, खाली है। तो मैं आज बोल देता हूँ, आज मेरी मीटिंग है, मैं बोल दूंगा उनको कि उसमें ये डाल दें, ठीक है? ओके सर। चलो। हाँ, असाइनमेंट में तुषार कोई बोल रहा है कि मॉड्यूल है, अंशिका बोल रही है मॉड्यूल है वहां पे। नहीं विधि, टीएलपी में जाओ, टीएलपी में जाओगी तो नोट्स सारे मिलेंगे, जो रोज पढ़ा रहा हूं वो वही डाल रहा हूं मैं, टीएलपी है उसके अंदर, टीएलपी में जाओ। चलिए, तो टाइमर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार हम लोग। टाइमर से क्वेश्चन कैसे है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको 3 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नंदिनी, टीएलपी नोट्स में ही है, ठीक है? नोट्स में टीएलपी, क्लास के बाद ये सब बातें करेंगे अपन। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 ही मिनट दूंगा मैं आपको, 3 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉपी पेन लेके एकदम तैयार होकर बैठ जाओ, ठीक है? मुझे आंसर, मुझे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए आपकी कॉपी में। मैं किसी का भी वीडियो पूछ सकता हूं कि यार ये कैसे किया तुमने, ठीक है? बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन मेरे पास है, वो टेंशन नहीं है। पूरा ऑप्शन तो आप दोगे ही। ईश्वर क्या हुआ, मुझे रूल बताने दो, क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है तुमको? हेलो, आ रही है अभी आवाज? या ना? या सर ना? पहले का हैंड रेज है सर। क्या? सर पहले का हैंड रेज है सर, नहीं पूछ लो कुछ। अच्छा चलो ठीक, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको यार। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। टाइमर चल चुका है 3 मिनट का, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। आया उसका मैसेज? हाँ
हाँ भाई 2 मिनट 50 सेकेंड्स हो चुके हैं। काफी लोगों ने आंसर देना शुरू किया है। चिराग ये जेई का ही है 2006। स्टॉप, टाइमर स्टॉप हो गया है, कोई भी इससे आगे आंसर ना दे। हाँ भाई चिराग ये जेई का ही क्वेश्चन है 2006। लिखा नहीं दिख रहा क्या साइड में तुम? अब तुम इतने स्मार्ट हो तो मैं क्या कर सकता हूं कि तुमको एक बच्चों वाला लग रहा है तो अच्छी बात है, तुमको आसान लग रहा है तो। हाँ भाई fx is equals to x upon 1 plus mod x is differentiable। अब इसने पूछा किस जगह पे ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अपने को वो जगह देखनी है यार जहां पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसे आप हटा दो। ठीक है, अब बताओ ना यार ये पूरे एक्सप्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट कौन है? इस पूरे एक्सप्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट ही तो है जहां पे दिक्कत खड़ी होगी आपको। क्रिटिकल पॉइंट मॉड दे रखा है तो स्पेशली क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होना चाहिए? जहां पे 1 प्लस मॉड x इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 1 प्लस मॉड x जहां पे 0 होगा ना बच्चे, वहीं पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और उसी जगह पे चांसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी रहेंगे। तो इसका मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मॉड x आपका कितने के बराबर होना चाहिए? -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 प्लस मॉड x इज इक्वल्स टू 0, तो मॉड x आपका जो है वो इक्वल टू -1 होना चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए मॉड आपका नेगेटिव आंसर देगा। x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए मॉड आपका नेगेटिव आंसर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि fx को नॉट डिफाइंड करने वाला कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम इसे चेक करें, ठीक है, जिसके लिए डिसकंटिन्यूअस हो पाएगा या नॉट डिफरेंशिएबल हो पाएगा। मतलब ये किसके लिए डिफरेंशिएबल है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, -∞ टू +∞। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट तो 0 होता है, तो 0 पे चेक करके दिखा दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, मैं 0 पे तुम्हें चेक करके दिखा देता हूं। कैसे? x लेस देन 0 के केस में हो गया x अपॉन 1 माइनस x, x ग्रेटर देन 0 के केस में x अपॉन 1 प्लस x, ये आ गया है। ठीक है, तो fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, x लेस देन 0, x अपॉन 1 प्लस x, x ग्रेटर देन 0। आप LHD कैलकुलेट कर लो, x इज इक्वल्स टू 0 के अराउंड, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h करेंगे, सॉरी ये RHD हुआ है ना, तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, और x इज इक्वल्स टू 0 पे हमको अलग से वैल्यू निकाल लेनी चाहिए इसकी। 0 डाल के आंसर कितना आ रहा है? 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब 0 पे 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे f ऑफ 0 प्लस h के केस में आपने 0 प्लस h डाला यहां पे, तो h अपॉन 1 प्लस h, f0 पे आंसर कितना आ रहा है? 0 अपॉन कितना आ रहा है? h, इसने इसको काट दिया, 1 अपॉन 1 प्लस h, h की वैल्यू डालेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। दूसरा LHD देखते हैं। LHD हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाय माइनस h, जीरो माइनस h को उठा के यहां पे डालो यार, ये हो गया 0 माइनस h, तो ये माइनस h अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस h, माइनस f0 की वैल्यू 0 ही आ रही है बेटा, और यहां पे भी एक चल रहा है माइनस h। तो अब ध्यान से देखो, और यहां पे इनटू में कितना आ रहा है? माइनस h, तो इसने ये इससे काट दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस h, h की वैल्यू कितनी चल रही है बेटा? 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो LHD का आंसर 1, RHD का आंसर 1,
तो LHD इज इक्वल्स टू RHD आ रहा है कहां पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया वहीं पे। तो पहले तो मैं देखते ही बता सकता हूं कि 1 प्लस मॉड x की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं होगी। आप कुछ भी डालेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर है कि फंक्शन कहीं पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा। क्रिटिकल पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को यार। हाँ तुषार पूछो बेटा। सर हाँ सर फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता? फोर्थ में क्या है, 0 को एक्सक्लूड कर दिया ना लड़के इसमें, जबकि 0 पे तो डिफरेंशिएबल आ रहा है। ओके सर। है ना? यस सर। फर्जी भाई फर्जी भाई बोलो। नहीं बेटा, और किसी पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसी पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, पूरा कर दिया है। अगला क्वेश्चन सामने बेटा, सॉल्व करो। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर चल चुका है। टाइमर चल चुका है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आंसर के तुक्के नहीं मारने, आंसर तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि सामने लिखा हुआ है 1 है, स्टार लगा रखा है मैंने, 1 है आंसर। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मिस्टेक, क्योंकि पेपर में आंसर लगा के नहीं देगा, ये तो शीट है। मैं चाहता हूं आपके पास पूरी शीट चली जाए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइमर चल रहा है आपका ऑलरेडी। अभी टाइम नहीं हुआ है। यही तो समझना है अपना, क्वेश्चन ही समझना है बेटा। कोविड, फर्जी कोविड तुमने ना, तुमने नाम बहुत बढ़िया चूज किया भाई, हैं? 3, -1 कहाँ है? नहीं नहीं रे, ये 5th ऑप्शन नहीं है, ये AIEEE 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन सही होता तो 3 मार्क्स मिलते, अगर गलत होता तो -1 हो जाता। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अनंत बेटा खुद से करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइमर चल रहा है।
स्टॉप यार, 3 मिनट तो आप इसमें चैट में ही गुजार देते हो। 3 मिनट तो आप लोग ये चैट ही लिखते रहते हो, गलत बात है ये। आपको क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूं, अटेम्प्ट करो बेटा। ये वर्कशॉप बहुत ज्यादा काम की होती है। अभी मैं आपकी वर्कशॉप्स लगाने की सोच रहा हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तभी तो लगाऊंगा। हाँ अनंत, मैंने देखा तुमने कर लिया है। हाँ, ऑप्शन का आंसर लोगों ने दिया नहीं है ढंग से, क्योंकि गलत है। जब स्टार मैंने बोला कि स्टार लगा हुआ है तो ऑप्शन यही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से मतलब नहीं है, मुझे ये देखना था किससे आ गया, मैं उससे पूछना चाहता था उसने अप्रोच क्या लगाई। तो अनंत हैंड रेस करो लड़के तुम। अनंत से स्टार्ट करेंगे। अनंत, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? सर हाँ हाँ अनंत बताओ, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? सर एक्स पे डिफाइन करना है सर, F0 को ना सर। मतलब F0 की डिफाइन करने का मतलब क्या है? सर कि वो रियल नंबर से जो सर ओनली 0 है सर, उसको ना मान के कहीं तो हो रहा होगा सर कंटिन्यूअस। मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने क्वेश्चन देख के समझा क्या? मतलब मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ कि तुम क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आया तुमको, उससे हमें पता चलेगा कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। 0/0 फॉर्म में आ रहा था तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा दिया। क्यों लगाया? अरे लगा दिया। ऐसे नहीं होता ना अनंत, सीधा नहीं लगाना है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम करना क्या चाहते थे क्वेश्चन में। ऐसे तुक्के में आंसर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी गलती नहीं निकाल रहा बेटा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ समझ गया मैं सर, क्वेश्चन से तुम क्या समझे। ठीक है, ओके सर ओके। चलो भाई, नमन तुम क्वेश्चन से क्या समझे? सर इसमें वो ये कह रहे हैं कि सर एक fx गिवन है और सर उसमें हमें ये कह रहा है कि हम fx को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो x = 0 पे कंटिन्यूस हो, मतलब हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना है। बिल्कुल सही, ये सही बात है। उसका ये कहना है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन समझ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में इतना कहा जा रहा है कि भैया आप लोगों को, क्वेश्चन सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि आप लोगों को इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना है x = 0 पे। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है F0 की वैल्यू। अब फंक्शन ने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस है, तो F0 की वैल्यू कैसे आएगी? कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है? LHL = RHL = वैल्यू ऑफ लिमिट। तो उसने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया, मतलब ये सब कुछ है। तो तुमको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट। LHL RHL आया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बस आपको लिमिट निकालनी है। ठीक है, फिर से सुनो, क्वेश्चन ने ये बोला है कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस हो जाए x = 0 पे। क्वेश्चन को इस तरीके से डिफाइन करना है, मतलब क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट बराबर है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसे बस 0 के बराबर करना है आपको, मतलब लिमिट निकालनी है 0 पे। तो बेटा हम सीधी लिमिट निकाल देंगे इस पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे। कितना हो गया? e⁻²x - 1 माइनस में 2x अपॉन x इंटू e⁻²x - 1। बस अब काम काफी आसान है यार। x टेंड्स टू 0 पे आप इसे सेपरेट कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x - 1 माइनस 2x अपॉन में x इसे अलग कर लो, इनटू में ये 1 अपॉन e⁻²x - 1, तो डिवाइड में x मल्टीप्लाई में x, ये कर दिया आपने। 2x सॉरी, जो ये है वही ये होना चाहिए, यही सिखाया मैंने आपको इतने दिन में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 1, यहां पे बच गया 2x। तो मतलब आपके पास कुल मिला के ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x - 1 माइनस 2x अपॉन में कितना आ गया? 2x आ गया, 2x का स्क्वायर। ये भी तो एक x है, तो 2x स्क्वायर आ गया। बस एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, सॉल्व कर लो इसको। ये लिखा हुआ है सोल्यूशन।
कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ वर्धन पूछो। सर एक बार सर क्वेश्चन और दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं? हाँ सर एक बार। बताओ सर मैंने सर यहाँ LHL और RHL इक्वल रखे थे। हाँ और सर उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। क्योंकि तुम इसे जनरलाइज नहीं करना चाहते। ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही क्या अगर तुम 0 डालोगे सीधा तो? हाँ सर यस सर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती बेटा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमको एलसीएम लेके। याद करो जरा, फैक्टराइजेशन मेथड याद है तुमको? फैक्टराइजेशन। हाँ यस सर यस। तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था, पहले में तो सीधे फैक्टर कराए थे, दूसरे में 1/x - 2 माइनस फिर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन राइट साइड में था। यस सर। तो उसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना बेटा, उसको सॉल्व करते हैं हम, तब जाके सॉल्व करें। मतलब इसको हम लोग एलसीएम लेके फिट करेंगे पहले। ओके सर। फिर LHL RHL वो सब लगाएंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ क्वेश्चन बहुत आसान है ये, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। मैं अगली क्लास में पूरा वर्कशॉप लगाऊंगा जिसमें जीए मेन के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज आप लोग जाएंगे घर पे, पूरे चैप्टर की 2 पेज की समरी बनाएंगे और पूरा याद करेंगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। फिर मैं एक वर्कशॉप लगाऊंगा अगली क्लास में जो कि अपनी कल है, उसमें वर्कशॉप लगाऊंगा। उस वर्कशॉप में आप लोग पूरा यही सब देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते, कैसे सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई तो आप समझोगे कि सर इतना टफ चैप्टर पढ़ा, सब कुछ किया, जेईई में तो क्वेश्चन बना ही नहीं। ठीक है?